हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। इसके हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी या स्टेट पुलिस में अभी तक जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन पर ये बेस्ड आपका सेशन रहेगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति की। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 52। अब चलिए इसकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं, आर्टिकल 52 है क्या। हमारे भारतीय संविधान का भाग 5 की अगर हम बात करते हैं, पार्ट 5 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो भाग 5 है जो आर्टिकल 52 से 151 तक इसका जो है मेंशन किया गया है, भाग 5। तो भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और इस भाग का नाम है यूनियन। यूनियन अर्थात इस भाग का नाम है संघ। अगर हम बात करेंगे, इस यूनियन वाले पार्ट को कुल 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, कुल 5 भागों में इसको बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से, आइए पहले हम इनको देख लेते हैं। देखिए, इस पूरे टॉपिक को पहला आप बात करेंगे चैप्टर 1, इसी प्रकार से चैप्टर 2, अध्याय 2, अध्याय 3, चैप्टर 3, अध्याय 4, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इन 5 अध्यायों में इस पूरे यूनियन को डिवाइड किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं भाग 5 को जो है इन 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अब ये 5 अध्याय कौन कौन से, इन 5 अध्यायों में क्या क्या बात की गई है, हम इनको डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद हम अपने प्रॉपर इस क्वेश्चन के आंसर फॉर्मेट पे आते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि चैप्टर 1 में क्या है। अगर हम चैप्टर 1 की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, और ये दोनों आपको मिलेंगे आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक हम बात करेंगे। तो भारतीय संविधान का जो पार्ट 5 है, भाग 5 है, उसका जो पहला अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है, वह आर्टिकल 52 से 78 तक माना जाता है, जिसमें हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। जो दूसरा अध्याय है, इसमें आती है पार्लियामेंट, इसमें आती है पार्लियामेंट, अर्थात इसमें बात की गई है किसकी? संसद की बात की गई है। और ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 79 से 122, आर्टिकल 122 तक ये चलता है। तो अध्याय 2 आर्टिकल 79 से 122 तक चलेगा। अध्याय 3 में बात करते हैं हम लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट, हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इसमें बात की गई है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, विधायी शक्तियां हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और ये आपको मिलेगा आर्टिकल 123 में। उसके बाद हम अध्याय 4 की बात करते हैं। अध्याय 4 में क्या है? अध्याय 4 में दोस्तों जुडिशरी, यहाँ पे बात करते हैं। इसमें बात करेंगे हम न्यायपालिका की, न्यायपालिका, जुडिशरी। और इसका जो वर्णन मिलता है, इसका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो 124 से लेके 147, यानी आर्टिकल 124 से 147 में किसकी बात की गई है? भारत की जुडिशरी की बात की गई है, न्यायपालिका की बात की गई है। और जो इसका अंतिम चैप्टर है, अध्याय 5, चैप्टर 5, इसमें हमें मिलता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसका चर्चा किया गया है 148 से लेके 151। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भाग 5 है वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और 151 तक चलता है, 151 तक चलता है। और इस पूरे पार्ट का नाम है यूनियन, संघ। इस संघ पार्ट को, भाग जो 5 है, इसको 5 अध्यायों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 हिंदी में लिख सकते हैं। अब अध्याय 1 है, जो चैप्टर 1 है, इसमें किस किस की चर्चा की गई? प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की।
और ये दोनों आपको मिलेंगे आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। इसी प्रकार से जो सेकंड चैप्टर इसका इसमें बात की गई है पार्लियामेंट की, संसद की, ये मिलेगा आपको 79 से लेके 122 तक। इसी प्रकार से जो इसका चैप्टर 3 है, इसकी चर्चा की गई है, इसमें चर्चा की गई लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की, जिसका वर्णन मिलता है 123 में। और जो इसका अध्याय 4 है, चैप्टर 4 है, इसमें न्यायपालिका की बात की गई है, जो 124 से लेकर 147 तक मिलेगा। और इसका जो चैप्टर 5 अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो है सीएजी, जिसकी चर्चा मिलती है 148 से लेकर 151 तक। अब प्रॉपर हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहां तक हमको पहुंचना है। तो अगेन आप देखेंगे, अभी हमने समझा कि यूनियन क्या है। यहाँ पे हमने क्या समझा है कि जो यूनियन है, यूनियन क्या है? यूनियन का मतलब है संघ। ठीक। अब इस यूनियन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम यूनियन की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, तो यहाँ पर संघ को हम कुल 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अभी हमने चैप्टर देखा था दोस्तों, वो बात अलग है। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। यूनियन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आता है क्या क्या? इसमें आती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका। अगर आपसे पूछा गया यूनियन में क्या क्या शामिल है, तो आप बताएंगे क्या क्या शामिल है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्यपालिका। दूसरा आप बताएंगे इसमें शामिल है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं विधायिका, विधायिका। ठीक। और तीसरा जो इसमें शामिल है, वो है जुडिशरी। ठीक। यानी हम बोल सकते हैं न्यायपालिका। तो इस प्रकार से यूनियन को हम इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं, तो न्यायपालिका को अगेन हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2। एक होती है टेम्पोररी, अर्थात एक जो कार्यपालिका होती है वो कैसी होती है? अस्थायी कार्यपालिका, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। और दूसरी होती है परमानेंट, जिसको हम बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। ठीक। अब ये परमानेंट और स्थायी कार्यपालिका या टेम्पररी कार्यपालिका में क्या डिफरेंस है? देखिए, टेम्पररी का मतलब होता है इनका एक कार्यकाल होगा 5 वर्ष, 5 वर्ष से पूर्व। तो इस प्रकार की जो एग्जीक्यूटिव होंगी, वो क्या कहलाएंगी? टेम्पररी। और जो परमानेंट होगी, यानी जिनका रिटायरमेंट होता हो, वो कहलाएंगी परमानेंट। देखिए समझिए इसको। यहाँ पे अगर अपन एग्जांपल देखेंगे परमानेंट, तो परमानेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रेसिडेंट आएगा इसमें, अर्थात राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो आपको मिलेगा ये 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक। ठीक। दूसरा मिलेगा आपको इसमें वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति की हम बात करेंगे, यह मिलेगा आपको आर्टिकल 62 से लेकर 68 तक। उसके बाद इसमें मिलेगा आपको प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री, ये मिलेगा आपको आर्टिकल 75 में। उसके बाद इसमें आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद, हिंदी में आप लिख सकते हैं मंत्री परिषद। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा आर्टिकल 75 में। और इसमें क्या आता है टेम्पोररी में? तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। क्या आएगा इसमें? एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। और महान्यायवादी आपको मिलेगा आर्टिकल 76 में। और इसमें लास्ट आता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आपको मिलेगा आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, यहाँ पे देखेंगे आप सीएजी आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। तो हम क्या कहेंगे? वन आर्टिकल 148 से लेके 151। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? टेम्पररी। ठीक। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखेंगे, परमानेंट अगर हम बात करते हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो परमानेंट के एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। परमानेंट को हम सबसे पहले बात करते हैं, इनको बोलते हैं हम लोक सेवाएं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? लोक सेवाएं आती हैं। लोक सेवाओं का मतलब है पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस आती है इसके अंदर। और ये जो पब्लिक सर्विस होती हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार की आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। मेनली ये 3 टाइप की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। क्या क्या है इसमें? तो देखिए, इनमें आती हैं सबसे पहले तो ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या आता है इसमें?
ऑल इंडिया सर्विसेज, देखेंगे यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं इनमें। दूसरा इनका कैटेगरी होता है जिसमें आती है सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और तीसरी जो इसके अंतर्गत आती हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत, वो आती हैं स्टेट सर्विस, इसमें स्टेट सर्विस आती हैं, राज्य सेवाएं आती हैं, राज्य सेवाएं। तो इस प्रकार से ये तीनों आते हैं किस कैटेगरी में, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव क्या है दोस्तों, विधायिका द्वारा, विधायिका का काम क्या रहता है, मेकिंग ऑफ लॉ, कानून को बनाना। और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को इन्फोर्स कराना, लागू कराना काम होता है किसका, एग्जीक्यूटिव का। तो इस एग्जीक्यूटिव जो ये कानूनों को लागू कराती है, ये दो प्रकार की होती है, विच इज टेम्पररी एंड परमानेंट, जो कि अस्थायी और स्थायी होती है। तो मैंने आपको बताया अस्थायी एग्जीक्यूटिव यानी जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, इसमें कौन कौन आते हैं, और परमानेंट में क्या क्या आता है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आईएएस आईपीएस आईएफएस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। केंद्रीय सेवाएं जो आपका एसएससी सीजीएल वगैरह कराता है, इसमें आपकी सेंट्रल जॉब आ जाती है। और स्टेट सर्विस में आपकी आती है राज्य द्वारा कराई गई एग्जाम्स, जैसे कि स्टेट पीसीएस वगैरह, ये आपका राज्य सेवाओं के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, विधायिका की। और ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यूनियन, यूनियन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, ये लेजिस्लेचर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये दो पार्ट कौन कौन से हैं देखिए। लेजिस्लेचर को जब हम दो भागों में बांटते हैं विधायिका को, तो इसमें एक तो भाग होगा प्रेसिडेंट, इसमें शामिल होता है राष्ट्रपति। और दूसरा आप बताएंगे इसमें आता है आपका पार्लियामेंट, यानी कि इसमें हम बोलेंगे संसद। और संसद को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा आप सब जानते हैं, ये कहलाता है अपर हाउस, उच्च सदन। और ये कहलाता है लोअर हाउस, निम्न सदन या निचला सदन, लोअर हाउस। ठीक। तो ये, और अंत में हम बात करेंगे न्यायपालिका। तो यूनियन में जो हमारी न्यायपालिका है, इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे। ठीक। अब फिर से अगेन हम अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। वो क्वेश्चन हमारा क्या था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमें पहुंचना यहाँ तक है, जिसका हमने एक बैकग्राउंड देख रहे हैं अभी पूरा। तो देखिए यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर उस आर्टिकल की। तो मैंने आपको बताया हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट, टॉपिक भी हमारा क्या है, प्रेसिडेंट। तो जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि प्रेसिडेंट में मैंने आपको क्या बताया। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ये भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। पार्ट 5 में भी ये चैप्टर 1 में आता है, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में भी अगर आपसे पूछा जाएगा इन किन अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई है, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई, तो आप क्या बताएंगे, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। इनमें से कुछ आर्टिकल बीच में स्किप होंगे, ये पूरे किसके लिए हैं, प्रेसिडेंट के लिए। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है 52, ये क्या कहता है, ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 52 कहता है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आप देखेंगे तो इसके कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो वैकेंट नहीं होगी, वो खाली नहीं होगी, पहला पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में। और अगर खाली है, अगर वो सीट वैकेंट है, अगर वो खाली है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको फिल किया जाएगा। और जिसका टाइम ड्यूरेशन दिया है मैक्सिमम 6 मंथ, यानी 6 माह के भीतर भीतर इस पोस्ट को भर लिया जाएगा। और जब तक नया निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आ जाएगा, तब तक पूर्व राष्ट्रपति यानी जो पुराना राष्ट्रपति है वो उस पोस्ट पर बना रहेगा, है ना। ऐसे प्रोविजंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाएगा हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव,
यानी संघ की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है? तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं हिंदी में, फर्स्ट सिटीजन, भारत का पहला नागरिक भी कौन होगा? राष्ट्रपति कहलाएगा, है ना। और पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है ये, जो हमारा विधायिका है, विधायिका ये अभिन्न अंग होता है। तो बेसिकली जो हमारा आंसर था वो यहाँ से निकल के आता है, आर्टिकल 52। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ में दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन, नॉमिनेशन में कम से कम कितने सब्सक्राइबर किया जाना चाहिए? मतलब पूछा गया, द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट, मतलब पहला ऑप्शन 50 प्रपोजर, 50 अनुमोदक होने चाहिए इसमें, यानी 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें, सॉरी ऑप्शन का चेंज हो गया, अभी देख लेंगे इसको, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, 25 प्रस्तावक 25 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। ये आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम कहाँ पहुंचते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 59 पर। कहाँ बात करेंगे हम? आर्टिकल 59, अनुच्छेद 59 की हम बात करेंगे यहाँ पे, तब जाके आपका ये क्लियर होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आर्टिकल 59 पढ़ोगे दोस्तों तो यहाँ पे बताया गया क्या, जो आपका प्रेसिडेंट है, एक सेकंड, जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हमारा राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति के इलेक्शन की, यानी कि निर्वाचन, इस राष्ट्रपति के इलेक्शन की क्या दी गई है इसमें? इसमें दी गई है शर्तें, यानी कि जो कंडीशन है उनकी चर्चा की गई है किसमें? आर्टिकल 59 में। तो आर्टिकल 59 है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें चर्चा किया गया है हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तों के बारे में। शर्तें क्या होंगी उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। इन्हीं शर्तों में हम पढ़ते हैं, तो देखिए कुछ शर्तें क्या क्या हैं उसको ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, अगर किसी को राष्ट्रपति निर्वाचित होना है तो उसको विल नॉट अ मेंबर, उसको विल नॉट अ मेंबर ऑफ, दो जगह का बताएंगे आप, पार्लियामेंट और दूसरा आप बताएंगे इसमें स्टेट लेजिस्लेचर। क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, या जो व्यक्ति राष्ट्रपति का सदस्य बनना चाहता है, वह संसद का और राज्य विधायिका का, यहाँ पे क्या बताया गया है, राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी जिस भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनना है, उस व्यक्ति को किस किस का सदस्य नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन का और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए हमने पहली शर्त पढ़ी इसकी। दूसरी शर्त इसमें क्या बताई गई है? लाभ के पद पर ना होना चाहिए ऐसा व्यक्ति, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना होने का मतलब है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक। थर्ड जो हम शर्त देखने वाले हैं, इसमें उसके वेतन और भत्ते बताए गए हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस बताए गए हैं उसके, है ना, वेतन भत्ते निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिनमें कभी भी नेगेटिव चेंज नहीं हो सकता, नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता आफ्टर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के बाद, ठीक। और क्या देख सकते हैं इसमें? अब बात आती, इसी में बात की गई है नॉमिनेशन की, यानी नामांकन की, कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना हो उसके लिए नॉमिनेशन होगा, नामांकन होगा। और इस नामांकन में क्या चाहिए आप बताएंगे इसमें? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए इसमें।
50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इसमें हमको चाहिए होते हैं। और पांचवा पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है उसके लिए शर्त दी जाती है कि उसको 15,000 रुपए की जो राशि है वो कहाँ पर जमा करनी होगी, आरबीआई में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 15,000 रुपए की जो मनी होगी, अमाउंट होगी, राशि होगी, उसको आरबीआई में जमा कराना होगा। ठीक। और ये किसके लिए है, फॉर ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर यही एस सी एस टी के लिए बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 5,000 रुपए की जमानत राशि। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें निर्वाचन की शर्तें बताई गई। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट अपने लिए होगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, इसका आंसर राइट हो जाएगा ए। ठीक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा। चलिए इसको समझते हैं, फिर इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आर्टिकल 54, आर्टिकल 54। ये आर्टिकल 54 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया और कहा गया है, क्या बताया गया है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक। अगर हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। क्या होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल को हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक। एक निर्वाचक मंडल होगा। अब इस निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, है ना। तो इस निर्वाचक मंडल के मेंबर कौन होंगे, सदस्य कौन कौन से होंगे, आइए सदस्यों के बारे में हम देखते हैं, जहां से हमारा आंसर समझ में हमको आएगा। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट, इसका मेंबर होगा जो हमारा पार्लियामेंट है, यानी जो हमारी संसद है, इस संसद के दोनों हाउस, ठीक, बोथ हाउस के इलेक्टेड मेंबर आएंगे केवल। ठीक। इलेक्टेड मेंबर, यानी केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्यों पिन किया गया है, इलेक्टेड मेंबर, क्योंकि राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12, वो 12 मेंबर भाग नहीं लेंगे, केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे जो अपने अपनी अ, संसदीय सीट से चुन के गए होंगे। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, ये क्या कहलाएंगे, ये निर्वाचक मंडल के मेंबर कहलाएंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा इसमें भाग लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, जो आपका राज्य विधान मंडल है। इस राज्य विधान मंडल में भी कौन, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधानसभा के कैसे सदस्य इसमें भी बताएंगे, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। ठीक। तो सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और थर्ड और लास्ट, इसमें आपकी यूटी, जिसमें आ जाएगी आपकी दिल्ली, पुदुचेरी, और अब हम साथ में ऐड करते हैं जे एंड के, जम्मू कश्मीर। इनकी जो विधानसभा होगी, उनके इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो ये सभी कहलाएंगे निर्वाचक मंडल, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मेंबर कहलाएंगे, और यही पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ये जो दिल्ली और पुडुचेरी है, इसको ऐड किया गया था कब? 17th CAA 1992 के द्वारा। और इसकी धारा थी, सेक्शन था 2। इसके द्वारा इसको, इस प्रोविजन को ऐड किया गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे कुछ अदर फैक्ट हम और देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो बैलेट पेपर से होता है आज भी। किससे होता है? बैलेट पेपर से। तो मान लीजिए ये बैलेट पेपर है। ये बैलेट पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। इस बैलेट पेपर का जो रंग होता है, जो कलर है इसका, इसके दो कलर होते हैं। ठीक। एक कलर होगा इसमें ग्रीन, ठीक है, और एक कलर होगा इसमें पिंक। यानी एक होगा गुलाबी कलर का और एक होगा हरे रंग का। ठीक है। अब यहाँ पर गुलाबी और हरे से क्या तात्पर्य है, क्या मीन है इसका? तो जिस बैलेट पेपर का रंग हरा होगा, समझ जाना, वो एमपी का है। एमपी मतलब वो सांसद का वोट है। और जो पिंक होगा वो बताएंगे हम MLA, यानी कि विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो विधायक। तो विधायक जब बैलेट पेपर से वोट डालता है तो उसका कलर बैलेट पेपर का कैसा होगा? पिंक। और जब सांसद वोट करेगा तो उसके बैलेट पेपर का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। ठीक है। साथ में अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो ध्यान रखेंगे उसका सॉल्यूशन, उसका निपटारा कौन करेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा, हियरिंग कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट भारत का। और ये प्रोविजन किसमें किया गया है? आप बताएंगे आर्टिकल 71। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? पहला ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं क्या? बिल्कुल गलत है। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग लेते हैं? नहीं, केवल दिल्ली, पुडुचेरी एंड J&K के जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन ए। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन रहा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए ध्यान से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी दिया गया इसमें मंत्री परिषद की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन सी दिया गया है अपने विवेक पर कर सकता है, एट हिज डिस्क्रिशन। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है व्हेन द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट टू मेक सच अ प्रोक्लेमेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू इट इन राइटिंग, यानी तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया जाए। अब देखिए इसको हम एक सेकंड बाद डिस्कस करते हैं। पहले आपको इसका मैं पूरा थ्योरी बताता हूं, उसके बाद आप इसका आंसर देंगे। देखिए पूछा गया है क्या, उस आधार पे हम देखते हैं। हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या था अपना? ये 4। चलिए ये क्वेश्चन नंबर है 4, उसका आंसर है क्या? सबसे पहले देखिए, जो राष्ट्रपति है, ये टॉपिक कहाँ से निकल के आता है? जब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति टॉपिक को, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। जब हम पढ़ते हैं विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, उसी में एक पॉइंट आता है आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जब आपातकालीन शक्तियों को हम डिस्कस करते हैं तो वहां पर बताते हैं राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक। देखिए पहला पावर हम देखेंगे राष्ट्रपति की, तो वो होगी नेशनल इमरजेंसी।
ठीक, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा हम देखेंगे तो इसमें आता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल अर्थात राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और जो इसका थर्ड आता है वो कहलाता है वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, इन सबके आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस आर्टिकल में किस किस का वर्णन मिलता है। तो आर्टिकल 352, 352 में आपको मिलेगा नेशनल इमरजेंसी। 356 में आपको मिलेगा प्रेसिडेंट रूल। और 360 में मिलेगा आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 में बात की जाती है वित्तीय आपातकाल की। तो ये तीन आर्टिकल और तीन आर्टिकलों से रिलेटेड है ये प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर। हमें बात करनी है राष्ट्रीय आपातकाल की, क्योंकि क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय आपातकाल पर बेस्ड था। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जाएगा, इसका आधार क्या है? किस ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है? सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा किस आधार पर, तो इसके आधार में आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, वॉर, यानी जब क्या हो, युद्ध हुआ हो, या एक्सटर्नल एग्रीगेशन, मतलब जब बाह्य आक्रमण हुआ हो भारत पर। और तीसरा जो बेस रहेगा, जो तीसरा आधार रहेगा, इसका ग्राउंड रहेगा, वो होगा आर्म्ड आर्म्ड रिवेलियन, यानी कि इसको बोला जाता है सशस्त्र विद्रोह। ठीक, इन तीन आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ से हम देखेंगे, आर्म्ड रिवेलियन से, यानी जो सशस्त्र विद्रोह है, इससे एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट। वो क्या है, देखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए सशस्त्र विद्रोह, तो इस शब्द को ऐड किया गया, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इस वर्ड को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। इस शब्द को जोड़ा गया है हमारे भारतीय संविधान में बाद में। और किसी भी प्रकार का शब्द को जोड़ना या हटाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये जोड़ा गया था 44th CAA, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। इस वर्ड किसके द्वारा जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। किसके स्थान पर? ऑन प्लेस ऑफ इंटरनल अनरेस्ट। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखेंगे? ये जोड़ा गया था आंतरिक अशांति के स्थान पर। तो पहले 1978 से पहले जो इमरजेंसी लगाई जा रही थी वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ना लगाकर आंतरिक अशांति के वर्ड के आधार पर लगाई जा रही थी, जिसका दुरुपयोग हो रहा था, जिसकी वजह से 1978 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके रिमूव कर दिया गया। और इसमें जो शब्द ऐड किया गया, जो वर्ड ऐड किया गया, वो क्या है अब? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन के द्वारा। पहला पॉइंट हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से इसकी डिक्लेरेशन के बारे में, यानी इसकी उद्घोषणा कैसे होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैसे होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला पॉइंट आएगा, क्लियर हमें रखना होगा कि नेशनल इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा है या उद्घोषणा है, वो करेगा कौन? करेगा तो हमारा प्रेसिडेंट ही। यानी हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति घोषणा करेगा। लेकिन राष्ट्रपति घोषणा कब करेगा? तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन।
आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। ठीक, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है। पहला, यहां से दो पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। डिक्लेरेशन करता कौन है और कब करता है। तो जब कैबिनेट लिखित सिफारिश देगी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग कर, इसकी शक्तियों का प्रयोग कर क्या करेगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप सुनेंगे, ये पहला पॉइंट हुआ, या तो वो इन होल इंडिया, यानी कि संपूर्ण भारत, और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भाग या क्षेत्र में प्रेसिडेंट जो नेशनल इमरजेंसी है उसको लागू कर दे। ठीक है, और ध्यान रखने के लिए, इस घोषणा, इस डिक्लेरेशन के लिए एक प्रस्ताव को जो पास होना होगा वो 2/3 मेजोरिटी, इसको हम बोलते हैं दो तिहाई बहुमत, किसका, ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों के दो तिहाई बहुमत से जो है, ऐसा प्रस्ताव जब पारित किया जाएगा तभी जाके राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया या भारत के किसी भाग में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करेगा, लागू कर देगा। क्लियर है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, अब पढ़िए, क्या प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, गलत। मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गलत। अपने विवेक से कर सकता है, नहीं। तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट। अब इसमें ऑप्शन पढ़िए, पहला 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होना चाहिए, वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, या केवल ए और सी। आइए इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ हमें पहुंचना चाहिए आर्टिकल 58 के पास। आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58, यहाँ पर बताई गई हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी कि क्वालिफिकेशन। ठीक, ये कहाँ बताई गई है, आर्टिकल 58 में। अब क्वालिफिकेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, तो सबसे पहले उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है, 35 ईयर उसकी एज हो चुकी हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शुड बी एलिजिबल, शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यानी वह हिंदी में क्या कहेंगे, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और फोर्थ हो जाएगा, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। ये सारी बातें आपको याद रखनी है एज अ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की जो योग्यता है उनके थ्रू। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए 35 वर्ष की आयु, राइट। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग। एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। केवल ए और सी दोनों, यहाँ पर क्या मानेंगे, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? पहला, स्टेटमेंट दिया गया भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सबमिट हिज रिजाइनेशन टू आइदर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए यहीं पर गलत हो जाएगा ये। जब हम आर्टिकल 56 की बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 56 जिसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति का टेन्योर, अर्थात राष्ट्रपति का हम पढ़ते हैं इसमें कार्यकाल। तो कार्यकाल में हम ये बताते हैं कि राष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। 5 ईयर तक उसका टेन्योर होगा। लेकिन इससे पूर्व भी वह क्या कर सकता है? रेजाइनेशन दे सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। और त्यागपत्र में केवल एक ही बात बताइएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सिर्फ देगा किसको? तो आप बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक, यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को ये देगा। तो ये यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग। ठीक, पहला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन में 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बिल्कुल जी हाँ। अगर राष्ट्रपति पर आपको महाभियोग लेकर आना है तो महाभियोग के लिए 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। क्या ये ऑप्शन सही है इसमें? तीसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये गलत है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, इसमें कहा गया है 1/3 सदस्य, जबकि 2/3 मेजोरिटी होती है। कितनी मेजोरिटी होती है? 2/3 मेजोरिटी होती है। और यहाँ पे बताया गया है 1/3, तो इस प्रकार से हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? ये ऑप्शन भी अपना कंप्लीट हुआ, इनमें से कोई नहीं। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक महान्यायवादी होने की परिकल्पना है? अब इसके लिए देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको स्टार्टिंग देखी आप यहाँ पे, सबसे पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया था यहाँ पे बताया था क्लियर, देखेंगे यहाँ पे। जस्ट सेकंड, देखिए यहाँ पर आया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में है। ठीक, तो जो क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है वो यही है। ये किस अनुच्छेद में भारत का एक महान्यायवादी होने की परिकल्पना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ कैन दी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट, यानी राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है? अब देखिए बड़ा सिंपल सा है। जब उसकी कार्यकाल की समाप्ति हो जाए, बिल्कुल सही। जब वह इस्तीफा दे दे, बिल्कुल सही। और केवल राज्यसभा में महाभियोग शुरू होने पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे आगे। तो ए और बी बोथ, तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सॉरी, इसमें पूछा गया कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है इसमें। पहला ऑप्शन पढ़िए, स्टेटमेंट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, बिल्कुल। आर्टिकल 3 आप पढ़ेंगे तो उसमें, आर्टिकल 53 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करेगा। समझते हैं अभी इसको। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन बी डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति का वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन। अब देखिए यहाँ पे हम इन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले आपने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ी होंगी,
जब हम राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या क्या पॉइंट पढ़ते हैं देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसी प्रकार से 124 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस की नियुक्ति करता है आर्टिकल 124 के तहत। 280 के तहत वह क्या करता है, फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है ना, 280 के तहत। इसी प्रकार से 315 के तहत वह यूपीएससी के चेयरमैन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे आगे 324, 324 के तहत वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यानी अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट करता है 324 के तहत। 338 के तहत वह शेड्यूल कास्ट का जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति करेगा। 338 का ए है, उसके तहत आप बताओगे कि जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके लिए ये आयोग और उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र को, इंडिया में किसी भी रीजन को, किसी भी क्षेत्र को ये शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, डिक्लेयर करता है। ठीक है, शेड्यूल एरिया के फॉर्म में डिक्लेयर करता है। और ये सब किसके बारे में है, तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति ये सारे काम करता है। किसके अंदर कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ये कार्यपालिक शक्तियों के कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है कि वह 76 के तहत, 124 के तहत, 280 के तहत, 315, 324, 328, 338, 338 है, और साथ में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, ये सारी राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। वह राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा, जी हाँ करेगा। संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है, नहीं, संसद नहीं कर सकती है, राष्ट्रपति करता है ये काम, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन करता है, ये सही है। अब प्रश्न क्या पूछा गया था, इज नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जाता है। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 61, इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, इम्पीचमेंट की बात की गई है, राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई। क्या होता है महाभियोग, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं, महाभियोग की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट, जो महाभियोग वर्ड है, जो ये शब्द है, ये हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह पर इसका प्रयोग हुआ है। कितनी प्लेस पर इसका यूज हुआ है, दो जगह पर। दो जगह कौन कौन सी हैं, वो देख लीजिए। पहला पहला आर्टिकल 56, जब हम 56 में राष्ट्रपति का टेन्योर पढ़ते हैं, कार्यकाल पढ़ते हैं, तो हम वहां पर बताते हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। ठीक, इससे पूर्व भी वह वाइस प्रेसिडेंट को लिखित अपना त्याग पत्र दे सकता है, और साथ में इसको महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। ये बात करते हैं हम 56 में। ठीक, तो एक बार इस वर्ड का यूज हुआ कहां पर, 56 में। उसके बाद होता है 61 में, और 61 में क्या है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक, आर्टिकल 61 में। तो दो जगह इसका यूज हुआ है, पहली बात। दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, महाभियोग का बेस क्या है, किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो आप बताओगे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब भी वह संविधान का अतिक्रमण करे या संविधान का उल्लंघन करे।
ठीक है, किस आधार पर लगाया जाएगा? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट, कैसे इसकी अब प्रोसेस देखेंगे। ये प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे इम्पीचमेंट जो है लगाया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है। देखिए, पहला प्रोसेस ये है कि ऐसा प्रपोजल, ऐसा प्रस्ताव, जो प्रपोजल है वो एनी हाउस यानी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब है चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी में भी इसको लाया जा सकता है। ठीक, लेकिन जब इसको लाया जाएगा तो ध्यान रखेंगे यहां पर आपका 1/4, 1/4 क्या चाहिए? सिग्नेचर ऑफ ऑल मेंबर। 1/4, मान लो राज्यसभा में आया तो 1/4 सिग्नेचर ऑफ ऑल मेंबर, यानी राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर चाहिए, अगर आपको ऐसा प्रपोजल लाना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, किसी भी सदन में लाया जाएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले, बिफोर 14 डेज, आपको राष्ट्रपति को एक नोटिस देना होगा, तब जाके आप ये प्रपोजल ला सकते हो। तो पहला हुआ कि प्रपोजल लाएंगे कैसे। अब मान लीजिए प्रपोजल आ गया, तो होगा क्या आगे, दूसरा पॉइंट समझिए। फिर इसको किसी भी हाउस में लाया जाएगा। मान लीजिए राज्यसभा लेके आई तो राज्यसभा के हाउस में, और लोकसभा लेके आएगी तो लोकसभा के हाउस यानी सदन में लेके आएंगे इसको। और यहां पर इसको स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से इसको जो है पारित कराया जाएगा। विशेष बहुमत क्या होगा? 2/3 मेजोरिटी। किसका 2/3 ऑफ मेजोरिटी? ऑफ टोटल मेंबर। उस सदन के जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्यों का 2/3 यानी 2/3 बहुमत पहले तो चाहिए है। ठीक है, यानी उस हाउस के जितने भी मेंबर हैं उन सबका 2/3 मेजोरिटी चाहिए पड़ेगा, तब जाके वो एक सदन से यानी राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा से, और लोकसभा में लाया जाएगा तो लोकसभा से क्या होगा, वो पारित होगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस, उसके बाद अदर हाउस में जाएगा। अदर हाउस का मतलब है, मान लीजिए लोकसभा में ये प्रस्ताव आया था तो लोकसभा में क्या हुआ, पहले 14 दिन पहले लोकसभा नोटिस देगी किसको, प्रेसिडेंट को। उसके बाद लोकसभा के 1/4 सदस्य जो उसके कुल मेंबर हैं उनका यहाँ पर लिखित सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद ये प्रपोजल राज्यसभा, मान ली राज्यसभा में लिखा, राज्यसभा में आएगा। फिर राज्यसभा इसको 2/3 मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर, पूरे कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से इसको पारित करेगी, तब जाके ये राज्यसभा से कहा जाएगा, लोकसभा में। अब लोकसभा में भी ये 2/3 मेजोरिटी से प्राप्त होगा, यानी यहाँ से भी यह स्पेशल मेजोरिटी से पारित होगा। और जब यहां से जैसे ही स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, उसी दिन से राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा, रिजाइनेशन। राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा, यानी त्यागपत्र दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इसको एक बॉक्स में लिखेंगे यहां पर, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो इसमें कौन भाग लेते हैं, ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या है, चाहे वो इलेक्टेड हो यानी निर्वाचित हो, और चाहे वो नॉमिनेटेड हो यानी कि नामित हो, ये दोनों ही भाग लेते हैं। जबकि इसमें से इलेक्टेड ने केवल भाग लिया था उसमें इलेक्शन में, जबकि इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही लोग भाग ले रहे हैं। साथ ही आप देखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जब निर्वाचन में स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य थे, एमएलए थे, एमएलए ने जो भाग लिया था, वो एमएलए इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेंगे। किसी भी राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होते हैं वो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, यानी कि यह एक अर्ध न्यायिक
प्रक्रिया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इम्पीचमेंट के बारे में याद रखने हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में भी आ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ओथ की, ठीक, शपथ की। और ये शपथ आपको मिलेगा आर्टिकल 60 में, अनुच्छेद 60 में इसकी चर्चा मिलती है। और राष्ट्रपति को जो शपथ है वह कौन दिलाता है? दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर मान लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश अब्सेंस है, अनुपस्थित है किसी भी कारण से, तो ध्यान रखना अगला जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, राष्ट्रपति को वह शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपको बताना है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस है तब बताएंगे कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति खाली स्थान का हिस्सा है, द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ। क्या लोकसभा का हिस्सा है, क्या राज्यसभा का हिस्सा है, क्या संसद का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये संसद का हिस्सा है, ना कि लोकसभा और राज्यसभा का। तो प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है यदि उसकी संवैधानिक मशीनरी टूट जाती है? आइए इसको पहले डिटेल में समझते हैं, उसके बाद चर्चा हम करते हैं इसके बारे में। देखिए यहां पर हम पहुंचेंगे सबसे पहले आर्टिकल 356 के पास, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल की। किसकी बात करता है? तो हम बताएंगे ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल की, यानी कि राष्ट्रपति शासन की इसमें बात की जाती है। राष्ट्रपति शासन का ग्राउंड क्या है, आधार क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा? देखिए दोस्तों, जब भी आपसे राष्ट्रपति शासन का आधार पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? ए प्रेसिडेंट नून बाय रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और एनी अदर मीडियम दैट रूल ऑफ स्टेट नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या किसी भी माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि उस राज्य का जो कानून है वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करेगा? उस स्थान पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। कहने का मतलब क्या है? यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल या किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, इफ प्रेसिडेंट नून बाय रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और एनी मीडियम दैट रूल ऑफ स्टेट नॉट हैपेंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये माना जाएगा इसका आधार। ठीक, अब इस आधार में आपको एक दो पॉइंट और याद रखने होंगे। वो क्या है? देखिए जो ये पूरी प्रोसेस हुई है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ठीक,
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है राज्य में संवैधानिक तंत्र। राज्य में संवैधानिक तंत्र या इसी को बोलते हैं मशीनरी। राज्य में संवैधानिक तंत्र या मशीनरी की विफलता। ठीक। और ध्यान रखना, राज्य में संवैधानिक मशीनरी की जो विफलता की बात की गई है, यहाँ पे आप एक पॉइंट बताएंगे। आर्टिकल जो 365 है, जो अनुच्छेद 365 है, 365 कहता है कि इफ स्टेट will not if state will not follow the instruction if state will not follow the instruction of center, हिंदी वाली लिख सकते हैं, अगर केंद्र के द्वारा दिया गया निर्देश राज्य पालन ना करे, इफ स्टेट विल नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर, इट विल अज्यूम, मतलब यह समझा जाएगा, इट विल अज्यूम, तो यह समझा जाएगा दैट फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दैट स्टेट, तो यह माना जाएगा कि उस राज्य में जो संवैधानिक मशीनरी है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, और इस प्रकार से राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल को जो है अप्लाई कर देगा। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का अपने हाथ में प्रशासन ले लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी उसकी संवैधानिक मशीनरी जो है वह टूट जाती है? तो इसका शायद सा जवाब होगा 356, यानी आर्टिकल 356 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? अभी इसको डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती हैं, बिल्कुल लेती हैं। क्या वह महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? जबकि वो है। राज्य की विधान परिषद है, तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि राज्य की विधान परिषद ने, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन्होंने तो निर्वाचन में ही भाग नहीं लिया था। जबकि राज्यों की विधानसभाओं ने निर्वाचन में भाग लिया था, लेकिन ये इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की जो है विधानसभाएं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये कहता है राष्ट्रपति को जो प्राप्त वीटो शक्तियां हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं। संविधान संसद की जो भी पावर है वो पार्लियामेंट को प्राप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता? बिल्कुल, ये पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक लाने से पहले ही राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। और राष्ट्रपति पर विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, ये भी आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चलिए ये हमारे 15 क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ में दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।